नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन चैनल दफस एकेडमी का बहुचर्चित शो 15 मिनट शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 15 मिनट शो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी या जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उसके विषय में हम बात करने वाले साथियों। आइए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया इसकी हम बात करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा चौथे वर्ष में शुरू किया गया था। चौथे वर्ष में शुरू किया गया था। इस योजना का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इस योजना का साथियों मुख्य उद्देश्य की हम बात करेंगे तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है साथियों कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इसका जो समय काल रहा वर्ष 1974 से लेकर 1974 से लेकर वर्ष 1978 तक के लिए रहा। और एक वर्ष पहले ही क्या कर दी गई थी साथियों? समाप्त कर दी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में आपको नहीं भूलना चाहिए कि इसी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी क्या किए गए थे? स्थापित किए गए थे। तो मैं लिख देता हूं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसी पंचवर्षीय योजना में यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किए गए थे। और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं साथियों। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप देखेंगे किस सूची में रखा गया है। यही ना ये प्रश्न पूछा गया साथियों। अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है साथियों, 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का 3 वर्ग बताया गया है। एक को कहते हैं साथियों संघ सूची कहा जाता है, आप जानते हैं। एक को हम कहते हैं राज्य सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहा जाता है। और एक को हम कहते हैं साथियों समवर्ती सूची कहते हैं, यानी कि कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें आपको समझना चाहिए साथियों, जो आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। और आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है साथियों हमने रूस से ग्रहण की है। रूस से ग्रहण की है, रसिया से हमने क्या किया? ग्रहण की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आगे देखते हैं। जब कीमतें प्रति वर्ष 20% से लेकर 100% के बीच होती है तो इससे हम किस प्रकार की मुद्रास्फीति के संदर्भ में जानते हैं? साथियों आपको नहीं भूलना चाहिए, मुद्रास्फीति के स्वरूप और प्रकार को लेकर मुद्रास्फीति किस प्रकार की है, इसका स्वरूप क्या है, इसका निर्धारण 2 आधारों पर किया जाता है। एक को हम कहते हैं साथियों इसका कारण क्या है, और एक जो निर्धारण करते हैं उसको हम कहते हैं परास क्षमता कहा जाता है। रेंज के आधार पर हम करते हैं। यानी कि यदि मुद्रास्फीति की दर प्रति वर्ष 20% से और 100% के बीच में रहती है, बढ़ती है, इस दर से बढ़ती है या इससे अधिक दर से बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं साथियों बेलगाम मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है। यानी कि हम कह सकते हैं उसमें कीमत में होने वाली जो वृद्धि दर होती है, औसत कीमत में होने वाली जो वृद्धि दर है, और दूसरी तरफ यदि मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी होती है, सतत कमी देखने को प्रवृत्ति मिलती है, तो उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण वित्त पोषण में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए शीर्ष निकाय के रूप में किस बैंक की स्थापना की गई है? आपको ध्यान रखना है साथियों, ये बैंक है साथियों नाबार्ड है। कौन सा बैंक है भैया? नाबार्ड है। और नाबार्ड की बात करते हैं साथियों तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो अधिनियम है नाबार्ड एक्ट की बात करते हैं। नाबार्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत नाबार्ड बैंक क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू की गई थी? इस योजना की साथियों शुरुआत हुई थी वर्ष 1993 में हुई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था साथियों शिक्षित बेरोजगारी को कम करना। शिक्षित बेरोजगारी को कम करना, शिक्षित बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए, बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
किस गुणांक के अंतर्गत, किस गुणांक सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी? अर्जन गुणांक, किनियंस गुणांक, निवेश गुणांक और राजकोषीय गुणांक। साथियों, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसके अंतर्गत हम ये संदर्भों को पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं साथियों किनियंस गुणांक कहा जाता है। विकल्प बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति को लागू किया था? कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो हमें समझना है साथियों, वर्ष 1991 से लेकर 1951 से लेकर, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना साथियों वर्ष 1951 में शुरू हुई और यहां से लेकर आपको समझना है, यहां से लेकर वर्ष 1990 तक की बात करते हैं। वर्ष 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा। इस वर्ष जो साथियों भारत सरकार का जो व्यापार नीति रही, ट्रेड पॉलिसी रही, उसको हम कहते हैं साथियों आयात प्रतिस्थापन नीति कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन नीति कहते हैं। और इस नीति के अंतर्गत हमें समझना है कि सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश की गई है और इसके लिए सरकार ने प्रशुल्क एवं, हम बात करेंगे प्रशुल्क एवं कोटे जैसे सिद्धांतों को भी क्या किया था? लागू किया था। कोटा का सिद्धांत लागू किया था, ठीक है ना। प्रशुल्क और कोटा जैसे उपकरणों का प्रयोग किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों विकल्प ए। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग विकल्प ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है? सही है। विकल्प ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष शुरू किया गया? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। साथियों आपको ये जानना चाहिए कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी साथियों, वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। आप ये जानते हैं, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। साथियों इसको हम पूर्ण जनगणना अभियान नहीं कहते क्योंकि ये कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रही थी, शासनकाल में हुई। लेकिन वर्ष 1881 से भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना का कार्य संपन्न किया जाता है, जनगणना कार्य किया जाता है। और ये जनगणना का कार्य है साथियों केंद्र सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार के द्वारा संपन्न कराई जाती है। और इसके लिए भारत में जनगणना अधिनियम की बात करेंगे। जनगणना अधिनियम 1948 भी पारित किया गया, 1948 पारित किया गया है। और अभी वर्तमान समय में जो वर्ष 2011 की जनगणना है, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखा जाए तो ये भारत की 15वीं जनगणना है। भारत की 15वीं जनगणना है, आपको ध्यन में रखना है। 15वीं जनगणना है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस 15वीं जनगणना का जो ध्येय वाक्य है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा भविष्य जो है ये इसका ध्येय वाक्य था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1881। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं साथियों। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? साथियों हमें समझना है इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में की गई थी। दिसंबर 2001 में की गई थी, यानी कि विकल्प सी क्या है साथियों? इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आपको ध्यान रखना है ये साथियों बना है दिल्ली बना है। विकल्प सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है। विकल्प सी क्या है? इसका सही जवाब होने वाला है। आइए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सुधार के लिए भारत में पहली बार SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वर्ष 1992-93 हो जाएगा। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी नाबार्ड के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर महिला वर्ग में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना क्या था? इसका उद्देश्य था प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। और विकल्प ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। आप ध्यान से इन चीजों को देखें।
उस वक्र को क्या कहा जाता है जो इन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है, जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ समझता है। ये साथियों आपको समझना है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं, जिसको हम कहते हैं साथियों अधिमान वक्र कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं साथियों, अधिमान वक्र कहते हैं। विकल्प बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, इनमें से किस वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के युग का शुभारंभ भी हुआ। तो आप ये जानते हैं कि योजना आयोग जो हम बात करेंगे साथियों, योजना आयोग की जो स्थापना की गई, योजना आयोग स्थापित हुआ, ये हुआ था साथियों 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, स्थापित हुआ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित हुआ। किस समिति की सिफारिश पर, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए, केसी नियोगी कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात देखते हैं, इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के युग का भी शुभारंभ हुआ। तो पंचवर्षीय योजनाओं के युग का शुभारंभ हुआ साथियों वर्ष 1951 में। इस प्रश्न को देखकर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति जरूर बनती है, वो ये है कि किस वर्ष योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग स्थापित हुआ था साथियों 1950 में, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, योजना आयोग की स्थापना की गई और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के युग का शुभारंभ भी हुआ था, पंचवर्षीय योजना। तो हम कह सकते हैं कि पहले प्रश्न को देखकर ही ज्यादा बेहतर सही लग रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों वर्ष 1950, क्योंकि कब स्थापित हुआ, तो वर्ष 1950 में एस्टैब्लिश हुआ, और वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्या हुआ, सूत्रपात हो गया, पंचवर्षीय योजनाओं का, क्योंकि योजना आयोग बनी और इसी का काम क्या था, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 1950 क्या है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। साथियों में समझना है कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं, जिसमें राजनीतिक कारण भी जिम्मेवार होता है, पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं, राजनीतिक कारण होता है, साथियों सामाजिक कारण भी होता है, हमें समझेंगे सामाजिक कारण भी होता है, इसी में हम देखते हैं साथियों सांस्कृतिक कारण भी होता है, ये बात भी आप देखेंगे, कल्चरल रीजन भी होता है, सांस्कृतिक कारण भी होता है, हम समझेंगे साथियों अवसर हम कह सकते हैं, या आर्थिक कारण भी होता है, आर्थिक कारण भी है जनसंख्या प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारकों में, है ना। ये कई ऐसे कारण हो सकते हैं, राजनीतिक हमने बात कर ली, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, भौतिक कारण भी हो सकता है, भौतिक कारण भी हो सकता है। लेकिन जनसंख्या प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर कोई प्रमुख कारण नहीं है तो वह साथियों व्यवसायिक संरचना की बात करेंगे, क्योंकि व्यवसायिक संरचना इस बात को बताता है कि किसी भी देश की जनसंख्या का एक निश्चित वर्ग किन किन आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है, यानी कि कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न है, कितने प्रतिशत लोग उद्योग क्षेत्र में संलग्न है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है या आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है, और कितने लोग तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। इसमें मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवासन, ये सब कुछ क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। आइए साथियों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 15वां प्रश्न है, बिहार में पूर्णिया हवाई अड्डे, अभी बजट 2025-26 में ये हवाई अड्डा काफी चर्चा में रहा है, बिहार सरकार का जो बजट आया 2025-26 में, पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, कितनी राशि आवंटित की गई है, वो प्रपोज्ड टोटल अमाउंट कितनी है साथियों, तो टोटल प्रपोज्ड अमाउंट है वो है 850 करोड़ रुपए है, 850 करोड़ रुपए। वर्तमान समय में साथियों ये पूर्णिया हवाई अड्डा जो है वो निर्माणाधीन है, शीघ्र ही क्या हो जाएगा साथियों, इट विल बी ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, शीघ्र ही इसका संचालन किया जाएगा। आशा है साथियों आज की क्लास से आप लाभान्वित हुए होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद। द अफसर्स एकेडमी के इस बहुचर्चित 15 मिनट शो से जुड़ने के लिए तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद।